तो आपको लगता है 2024 के इलेक्शन के बाद ये फर्क पड़ा है? क्योंकि पहले तो नड्डा जी बड़े ताव से बोलते थे कि आरएसएस को की जरूरत नहीं है, हमें भगवा बीजेपी नहीं है। पर जो 24 में इलेक्शन के रिजल्ट आए और जो सीटें घटी है बीजेपी की, क्या आपको लगता है उसके वजह से एक फिर से उनको रियलाइजेशन हुआ है कि आरएसएस अभी भी बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है और बहुत अहम भूमिका निभाती है? तो जो भी बड़े डिसीजन लेने हैं उसमें आरएसएस का सहकार्य बहुत अनुकूल है। और हम अभी भी देख रहे हैं कि जब बंगाल में ऐसी चीजें हो रही है तो वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता इतने ग्राउंड पे नहीं दिख रहे जितने आरएसएस के कार्यकर्ता है। अभी कल ही मैंने वीडियो देखा कि बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता वहां गए हैं। तो ये जो आरएसएस एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उनके नीचे जो सारी शाखाएं आती है, बजरंग दल हो, वीएचपी हो, या फिर संघ बाकी उनके परिवार। जो कार्यकर्ता है, प्रभारी है, तो वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ग्राउंड पे उनका काम करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और 24 में जो वोट शेयर उनका घटा है आरएसएस का, थोड़ा सा निग्लेक्ट कह सकते हैं हम उसके वजह से। तो वो सब ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो अध्यक्ष पद की भूमिका होगी या जो अध्यक्ष पद का चुनाव होगा उसमें आरएसएस का से लिया जाएगा कि उनका ग्रीन सिग्नल लिया जाएगा, जो उनको पसंद हो वो इस इंसान को बनाया जाएगा। ऐसा लग रहा है आपको? जी वरुण जी, एक बात तो मैं बता दूं पहले कि आरएसएस का ग्रीन सिग्नल जो है वो लिया जा चुका है। आरएसएस ने भले ही कोई नाम न दिया हो, लेकिन आरएसएस ने ये बता दिया होगा कि हाँ, ऐसे 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 व्यक्ति को इस हिसाब से जो है आप अध्यक्ष बना सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आरएसएस का अभी बहुत कुछ लिया जाना, नाम कोई आरएसएस नाम लिख के पर्ची में दे देगा तो पर्ची वाली परंपरा भी भाजपा में वैसी रही नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि संघ का देखिए, महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव थे, उसके बाद संघ और भाजपा का रिश्ता जो है वो सुधरना शुरू हुआ। क्योंकि वहां पर संघ की तरफ से अतुल्य मैं ने जिम्मेदारी संभाली थी, और फिर भाजपा के तो वहां पर भूपेंद्र यादव और जैसे नेता थे, शिव प्रकाश जी थे, तो इन लोगों ने मिलकर संघ के पूरे कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया, छोटी बड़ी बैठकें की। इसी तरह से दिल्ली में भी संघ ने 50,000 बैठकें की थी। वो ऐसी बैठकें भी थी जिसमें 4 लोग भी शामिल थे, 400 लोग भी शामिल थे। दफ्तरों में, स्कूलों में, मोहल्लों में, सोसाइटीज में, मतलब इस तरह की बैठकें की आरएसएस ने। तो सोचिए 50,000 बैठक अपने आप में एक दिल्ली जैसे प्रदेश में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो उससे जरूरी ही वो उस पे असर पड़ा होगा चुनाव पे। और सबसे बड़ा जो इसका कहने की बिंदु है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर में संघ के मुख्यालय में जाना। वहां पे वो स्मृति मंदिर गए, वहां पे उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद मोहन भागवत के साथ उनकी बातचीत हुई, और तमाम कुछ संत भी वहां पर मौजूद थे। तो आरएसएस को जो भी कहना था, मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री को भी कह दिया गया होगा, वो भाजपा संगठन को भी कह दिया गया होगा कि हाँ, हम ये समीकरण देख रहे हैं और इस हिसाब से ऐसे ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष जो है आप बना सकते हैं। जैसे बीच में सीआर पाटिल का नाम भी एक बार बहुत उछला था, वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो हर हिसाब से वो फिट है। लेकिन फिर यहाँ ये बात आ जाती है कि गुजरात तो ऑलरेडी घर है भाजपा का, और प्रधानमंत्री वहीं से आते हैं, जो 2 नंबर के सरकार के नेता हैं गृह मंत्री अमित शाह, वो वहीं से आते हैं। फिर अध्यक्ष भी गुजरात से आ जाए तो ये भी बहुत लोगों को नहीं पचता, क्योंकि भाजपा ऐसी पार्टी है जिसे पूरे देश को साधना है, किसी एक प्रदेश को नहीं। तो इस इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, और मैं ये भी देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनको ठेका मिला हुआ है कि योगी को गाली देकर ही उनका व्यापार पूरा चलता है, कारोबार पूरा का पूरा। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि यूपी में चीजें फंसी हुई हैं, इसीलिए अध्यक्ष पद पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, उनकी जगह किसी और को लाया जाएगा, फिर योगी को कहीं और भेजा जाएगा, फिर अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये भी फिजूल बातें हैं, क्योंकि वहां पर भी अमित शाह खुद कह चुके हैं वक्फ बिल पर बहस के दौरान, जब अखिलेश यादव ने बोला कि हमारे योगी जी पर भी कुछ बोल दीजिए, तो उन्होंने कहा कि वो भी इस बार रिपीट होने वाले हैं, तीसरी बार आने वाले हैं। तो इसका मतलब साफ है कि 2027 के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही भाजपा यूपी में चुनाव में उतरने वाली है। अब इसके बाद क्या हो जाता है कि हर जाति वाला जो ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है, तो नए अध्यक्ष अभी जो जेपी नड्डा है वो ब्राह्मण है, और जेपी नड्डा का जो है हिमाचल और बिहार जो है उनकी कर्मभूमि रही है, क्योंकि उनके पिता जो थे वो बिहार में आपको पोस्टेड थे।
तो क्या ब्राह्मण के बाद ब्राह्मण अध्यक्ष भी आप बनाएंगे, तो ये भी एक समस्या हो गई। आपने ऑलरेडी ब्राह्मण मुख्यमंत्री जो है वो राजस्थान में दे रखा है, आप पे ऑलरेडी ब्राह्मण बनिया की पार्टी होने का ठप्पा जो है सो कि वो लगा हुआ है। महाराष्ट्र में भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र में भी ब्राह्मण, और देवेंद्र फडणवीस और शक्तिशाली मुख्यमंत्री है, वो तो भजन लाल शर्मा की तरह भी नहीं है कि पर्ची लेकर कोई गया हो और फिर उनका नाम आया। उनका तो फिक्स था सब कुछ। और अध्यक्ष बनने की बात, जब तक उन्हें सीएम नहीं बनाया गया था तब तक तो अध्यक्ष के पद के लिए उनका भी नाम चल रहा था। तो मैं ये तो देख रहा हूँ कि कोई ब्राह्मण तो नहीं बनेगा, मैं देख रहा हूँ कि ओबीसी या एससी एसटी में से ही किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। और ये किसको बनाया जाएगा, ये नाम जो है पूरा का पूरा, क्योंकि भाजपा और संघ दोनों ही अब एक बृहद हिंदू एकता की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि बंगाल में अभी जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, उसमें जो लोग प्लान कर रहे हैं वो कौन लोग हैं। जो हरगोविंद दास और चंदन दास मारे गए, जो देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ते थे, वो कौन लोग हैं, ये सारे दलित लोग हैं। अभी देखिए, और ये कहना कि इसे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में नीला जहर भी नाम दिया है, कि ये जो नीला जहर फैलाया जा रहा है पूरे देश में। कि अभी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम था आगरा में, आगरा मथुरा में, कि भीम नगरी उस कार्यक्रम का नाम है। हर साल जो है वो आगरा को ये लोग अपनी राजधानी बताते हैं। तो अच्छा। भीम नगरी का कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है, और उसमें जो है बड़े-बड़े नेता पहुँचते हैं। तो वहाँ से भाजपा के ही एक बलदेव इलाके से विधायक हैं पूरन प्रकाश करके, वो भी दलित समाज से ही आते हैं। तो भीम नगरी के कार्यक्रम में वो संबोधन दे रहे थे, और सीएम योगी को भी आना था, तो इन्होंने राधे राधे से अपनी बात की शुरुआत कर दी। अब बताइए, मथुरा और आगरा में राधे राधे कहने पर वहां उखड़ गए लोग। वहां कुछ महिलाएं भी थे, कुछ पुरुष भी थे, और सारे के सारे उखड़ गए कि भाई यहाँ राधे राधे नहीं चलेगा, यहाँ जय भीम बोलना होगा, राधे राधे कैसे भी भगवाकरण कर दिया कार्यक्रम का। तो ये लोग, हालांकि जैसे ही योगी आदित्यनाथ आए वहीं सब शांत हो गया। फिर उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में और बंगाल में जो हो रहा है उसमें दलित ही हैं जो पीटे जा रहे हैं, जो पलायन हो रहा है, जिनके लिए तमाम हिंदू संगठन आज खड़े हो रहे हैं। तो ये इक्वेशन भी भाजपा को देखना है कि ये जो जाति 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 पीडीए, कहीं पीडीए कहा जा रहा है, कहीं कुछ कहा जा रहा है, ये करके जो एक नीला जहर फैला दिया गया है, इससे आप कैसे निपटेंगे। तो अध्यक्ष पद के लिए जो भी नाम आएगा उसमें इस समीकरण को भी समझ लीजिए कि ध्यान में एकदम से रखा जाएगा। जी जी, आप अभी सीआर पाटिल और गुजरात की बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी भी आजकल गुजरात में है और काफ़ी गुजरात के दौरे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस को कोई हरा सकता है, तो वो बस कांग्रेस हरा सकती है और उसकी शुरुआत हमें गुजरात से करनी है, क्योंकि हमारे भी जो बड़े नेता थे गांधी और सरदार पटेल, ये गुजरात से आते हैं, तो आपको ही हमें सहकार्य करना होगा बीजेपी आरएसएस को हराने के लिए। तो क्या लगता है आपको, गुजरात का कुछ सपोर्ट मिलेगा या और कुछ खेल चल रहा है राहुल गांधी का गुजरात में? जी जी, मेरे हिसाब से अगर देखें तो गुजरात ने सिर्फ एक बार जो है कह लें कि भाजपा को डराया है पिछले कुछ कुछ सालों में, और उसके बाद से फिर से गुजरात जो है वो वापस से आपको भाजपा का गढ़ बन गया है। तो गांधी और पटेल का नाम आज ले रहे हैं, लेकिन पटेल का नाम लेने में कितनी देर कर दी, ये राहुल गांधी ने या ये किसी कांग्रेसी ने नहीं देखा। अब तक पटेल और लाल बहादुर शास्त्री तो आपके नेता रहे ही नहीं। सरदार पटेल को तो कब का भाजपा ने आपसे छीन लिया है। कब का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सरदार पटेल के नाम पे, मतलब कह लें कि वो केवड़िया में जो बना वो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल का, उसका इन लोगों ने विरोध किया था। तो वहीं पर आप पटेल विरोधी साबित हो गए थे, और मोदी और भाजपा जो है वो प्रो पटेल साबित हो गए थे। उसके अलावा इनका गठबंधन जो है, जो यूपी का कुर्मी समाज है, वो भाजपा को वोट देता है, क्योंकि वो सोनेलाल पटेल के कारण उनकी बेटी जो है अनुप्रिया पटेल वो केंद्र में मंत्री है, और अपना दल उनका जो है वो भाजपा के साथ है। तो एक बार यूपी में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि अगर सोनेलाल पटेल आज जीवित होते तो केवड़िया में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बन रहा है उसका सारा कार्य अपने हाथों में ले लेते। तो प्रधानमंत्री को ये पता होता है कब कहाँ क्या चीज बोलनी है। तो और दूसरा कि इन्होंने एक एजिटेशन जो कराया था गुजरात में हार्दिक पटेल को आगे करके, जो पूरा उपद्रव हिंसा और क्या क्या नहीं करवाया था, तो वो हार्दिक पटेल अब कहाँ गए। अब तो वो जय श्री राम बोल मेमोरेबल रहे हैं। कार्ड खेलते हैं। वो भगवा गमछा पहन के जय श्री राम बोल रहे हैं आप भाजपा में आके। कहाँ गए, कोई वो नहीं है उनका। तो अब आपके हाथ से पटेल तो कब के फिसल गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री आपके हाथ से फिसल गए हैं। दत्तास्कंद फाइल्स फिल्म बनी, शास्त्री की मौत कैसे हुई उसको पूरा खंगालते हुए आपने उस फिल्म का विरोध किया था।
और इधर शास्त्री को भाजपा ने अपना लिया। कुछ दिन बाद यही पीवी नरसिम्हा राव को भी ये लोग ऐसे ही करते हैं, उनके साथ भी यही होगा। मैं तो देख रहा हूँ कल को ये लोग अंबेडकर को आप देख लीजिए, अभी अंबेडकर अंबेडकर ये लोग बहुत कर रहे हैं, बस कुछ साल और रुक जाइए और अंबेडकर भी इनके नहीं रहेंगे। और गांधी अंबेडकर तो तो ऑलरेडी अभी संघ प्रमुख का जो परसों बयान आया है, तो वो तो जी, ऑलरेडी अंबेडकर तो बीजेपी ही पहले से अपने साइड पे देख रही है, और उनको हाँ बिल्कुल। जो हम लोकसभा में देखते भी हैं कि बार बार मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी के नेता ये उल्लेख भी करते हैं कि कांग्रेस ने अंबेडकर को हराया था। तो ये अंबेडकर तो एक तरीके से बीजेपी ने अपने साइड ही कर लिया है। बाकी हाँ, बापू को बैकफायर भी कर गया, मोदी अपने साइड कर लिया है। ये बैकफायर कर गया इन्हें। असल में संसद में इन्होंने जो अमित शाह का बयान वायरल किया कि अंबेडकर अंबेडकर इतना भगवान का नाम लेते, उसके बाद से लगातार कई लोगों ने बात करनी शुरू कर दी कि डॉक्टर अंबेडकर को दो दो बार लोकसभा चुनाव किसने हराया, डॉक्टर हम्म। अंबेडकर को नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए क्यों मजबूर किया गया, तमाम तरह की चीजें। और पाकिस्तान पर, इस्लाम पर अम्बेडकर ने जो लिखा है, वो तो उस पर बात करने से तो ये लोग बार-बार हिचकते हैं, उस पे तो ये कभी बात ही नहीं करते हैं। मैं देख रहा था ऐसे ही अब राजद वाले कुछ जो हैं वो बिरसा मुंडा पर बात कर रहे हैं। फिर अरे भाई, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वो पूरा का पूरा मिशनरियों और पादरियों के खिलाफ ही शुरू हुआ था उनका अभियान। उनको एक छात्रावास से किशोरावस्था में निष्कासित किया गया था, वो भी इसीलिए क्योंकि उन्होंने मिशनरियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। और तो ये तमाम नायक जो हैं कह लें तो वो भाजपा के पाले में अब जा चुके हैं, तब ये जाग रहे हैं। और गांधी जी को आप लेके आ रहे हो, गांधी का चश्मा तो स्वच्छता अभियान का जो वो चिन्ह है वो क्या है, वो तो गांधी जी का चश्मा ही तो है। तो गांधी जी का भी चश्मा गया है, उसके बाद उनकी धोती वोती खुद गांधी जी जो है वो चले जाएंगे आपको भाजपा के पक्ष में। तो ये कांग्रेस जो है ये अपने ही लोगों को खोती जा रही है कल के कल। और कल को मुझे तो ये कंगना रनौत पर जो मूवी बनी उसके बाद से इंदिरा गांधी भी मुझे भाजपा के ही पाले में आती हुई दिख रही है। तो सोनिया गांधी के निधन के बाद इंदिरा गांधी का तो थोड़ा मुश्किल है अभी। हाँ, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये सबको छोड़ते, जब परिवार के अलावा कह लें कि परिवार के अलावा बाकी इनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। और नेशनल हेराल्ड केस में पहले तो ये अगले 25 अप्रैल को सुनवाई है, पहले उस पर तो ध्यान दें। गुजरात जो है वो किसी भी स्थिति में, और इन्होंने अधिवेशन वहां पर हुआ था, क्या हुआ इससे पहले इन्होंने उदयपुर में किया था, वो चिंतन शिविर एक वो बहुत चर्चा का विषय बना था। उस चिंतन शिविर में प्रस्ताव पारित किया गया था कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा। और यहाँ एक अन्य मार्ग वो आवास अपने अन्य मार्ग में बोला 10 जनपथ वाला अपना आवास बचाने के लिए सोनिया गांधी जो है वो राजस्थान से आनन फानन में राज्यसभा सांसद बना दी जाती हैं। उनके उसके बाद राहुल गांधी सांसद बनते हैं, प्रियंका गांधी सांसद बनते हैं। एक परिवार से 3 व्यक्ति जो है वो सांसद बन गया। कहाँ गया चिंतन शिविर में जो वो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत आपका निकला था। उसके अलावा आज इन्होंने आज कहा भी उसमें वही कहा है कि गुजरात के लोगों का काफी ये कहना होता है कि जो टिकट दिया जाता है लोगों को, वो अचानक आ जाते हैं या हमसे कंसल्ट नहीं किया जाता। तो वही जो उन्होंने कहा था वही रिपीट किया है कि एक ही टिकट दिया जाएगा एक परिवार के, या आपको पूछ के दिया जाएगा। सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, स्टेट लेवल पे कैसा होगा। तो ये सब बातें तो बहुत करते हैं राहुल गांधी, पर इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं शायद कहीं ना कहीं। और चिंतन शिविर में ये भी हुआ था कि जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो आपको 6 साल ही एक 5 साल का लिमिट तय किया गया था कि 5 साल ही एक पद पे रहेंगे। और आज केसी वेणुगोपाल देखिए 6-7 साल से इन्होंने बिठा रखा है, और कोई उनके खिलाफ इतनी आवाजें कांग्रेस के भीतर ही उठती हैं, कहीं कुछ भी नहीं होता है। तो आप एक अधिवेशन की चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, दूसरा अधिवेशन तीसरा अधिवेशन जहाँ अध्यक्ष को ही बैठने के लिए सोफा नहीं मिलता है, और वैसे आप करते जा रहे हो लगातार, फिर आप जो संदेश दे रहे हैं वो ठीक संदेश नहीं दे रहे हैं।